स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और आप देख रहे हैं पंचायत का दंगल। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश भर के गांव में खुशी की लहर है। मंडला जिले में कुल 490 ग्राम पंचायत, जहां 489 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, लेकिन जिले का एक गांव ऐसा है जहां सरपंच चुनाव को लेकर पेच फंस गया है। अभी यहां चुनाव नहीं होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हर जगह पंचायत चुनाव की चर्चा है, लेकिन नए परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के चलते मंडला के गांव में चुनाव नहीं हो रहे हैं। मंडला जिले में करीब 490 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 489 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है, लेकिन जिले की एक ग्राम पंचायत में पेच फंस गया है, जिसके चलते यहां चुनाव नहीं होंगे। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण प्रक्रिया से प्रदेश में ओबीसी सीट कम हुई है। जिले की जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत धौर गांव में भी नई प्रक्रिया का असर हुआ है। यहां पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद से हमेशा ओबीसी का ही सरपंच रहा है। और मंडला जिले की जो एक ऐसी पंचायत है जो ओबीसी पंचायत धौर गांव की है, वो 90-91 से हम जान रहे हैं कि यहाँ कोई एसटी नहीं है। यहाँ एससी की जनसंख्या है और बाकी सब 90% करीब यहाँ ओबीसी हैं, और ओबीसी की से ही चुनाव होते आया है और ओबीसी का ही सरपंच बनता है, और ये सब काम सही चल रहा है। ओबीसी पंचायत है ये। साल 1990 के दशक में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ था, जिसके बाद लगातार यहाँ चुनाव होते रहे हैं और ओबीसी वर्ग ही जीतता रहा है। लेकिन नए आरक्षण प्रक्रिया के बाद ये पद एसटी वर्ग को आरक्षित कर दिया गया है, जबकि इस ग्राम पंचायत में एक भी एसटी वर्ग का परिवार नहीं है। मैं धौर गांव में जब से मैं शादी होकर आई हूं, जब से यहाँ पिछड़ा वर्ग पंचायत है, और इसके बाद मैंने 3 पंचवर्षीय तक चुनाव लड़ी सरपंच का। यहाँ ओबीसी ही पंचायत है। आप जांच करना है तो शासन को जांच कर सकती है। यहाँ पिछड़ा वर्ग ही पंचायत है, आदिवासी यहाँ पंचायत नहीं है। इस गांव में करीब 1362 लोगों की जनसंख्या है, जिसमें 684 पुरुष और 678 महिलाएं हैं। इसमें एससी वर्ग की जनसंख्या सिर्फ 61 है, जिसमें 30 पुरुष और 31 महिलाएं हैं। गांव की करीब 90% आबादी पिछड़ा वर्ग में आती है। यहां 1285 अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। इसमें 645 पुरुष और 640 महिलाएं हैं। वर्तमान में गांव के सरपंच ओबीसी वर्ग से ही हैं। उनकी मांग है कि सरकार नए परिसीमन में संशोधन कर चुनाव कराए। सर, जब से पंचायती राज चालू हुआ है तब से आज तक मतलब ओबीसी का ही सरपंच बनता आया है और बनेगा ही, जबकि यहाँ धौर गांव में एसटी वर्ग के कोई भी सदस्य नहीं है। जब सदस्य नहीं तो उसको वोट कौन डालेगा सर? इसलिए फिर से ओबीसी का ही परिसीमन होना चाहिए, उसका संशोधन करके फिर से ओबीसी का ही सरपंच बनना चाहिए। ऐसा कुछ प्रक्रिया होना चाहिए। बहरहाल धौर गांव में सरपंच का चुनाव कराने के लिए अपवर्जन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तहसीलदार को मौके पर जाकर जनसंख्या के आधार पर जांच करनी होगी। इसके बाद पूर्व की पंचवर्षीय की तरह ही अपवर्जन की कार्रवाई कराई जाएगी। फिर यहां नए आरक्षण के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। जबलपुर में बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली बम्हनी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति से महिला सरपंच और पंच का चुनाव किया। यह जिले की पहली निर्विरोध ग्राम पंचायत बन गई है। न्यूज़ 18 ने बम्हनी गांव पहुंचकर वर्तमान हालात का जायजा लिया तो जानकारी मिली कि यह आदिवासी बाहुल इलाका है, जहां अधिकतर लोग मजदूरी और खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पंचायत का दंगल में आज हम आपको ऐसे गांव से मिलाने जा रहे हैं जहां के लोगों ने निर्विरोध सरपंच और पंच का चुनाव कर लिया है। बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला बम्हनी गांव जिले का पहला गांव ऐसा है जहां पर सरपंच और पंच के चुनाव
मतदान होने के पहले ही हो चुके हैं। आइए हम गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये निर्णय कैसे लिया और अब गांव के विकास के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में गांव के लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने गांव में सरपंच और पंच निर्विरोध चुन लिए हैं, अब किस तरह से काम करेंगे, ये निर्णय कैसे हुआ, बताओ भाई। बताइए। अब गांव का विकास तो होगा सब मिलकर और सबके सहयोग से ही गांव का विकास होगा। जो विकास हो चुका है वो तो हो ही चुका है, जो विकास अभी मतलब ज़रूरी है, जो मतलब अनिवार्य है कि ये चीज़ होना है, वो सब मिलकर ही करेंगे तब हो पाएगा। आमतौर पर चुनाव के दौरान कई सारे मुद्दे रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव में सड़क, बिजली, पानी। आपके गांव में कौन से ऐसे काम हैं जो पिछले 5 सालों में हुए हैं और अब कौन से काम ऐसे हैं जो इस बार आप करवाने चाहिए? मेरा नाम राजेश कुमार भलावी है, मैं पूर्व सरपंच हूँ और वर्तमान में अभी गेंदाबाई कैलाश पटेल जो नवनिर्वाचित हुई हैं निर्विरोध के रूप में, और 9 पंच हैं इस पंचायत में, जो महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं, जो सभी निर्विरोध चुने गए हैं। पिछले विगत 5-7 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं सभी में, जैसे नाली है, स्टाफ डैम है, रोड हैं, ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल है और पुल का काम हुआ है, प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं। केंद्र की राज्य की अनेक योजनाओं का फ़ायदा यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी है स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा के बारे में अब मैं चाहूँगा प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सरकार से कि आगामी नवनिर्वाचित सरपंच को इतना बजट आवंटन कराया जाए जिससे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग और पेयजल व्यवस्था, ये बहुत अनिवार्य है। मैट्रिक तक और हाई स्कूल, ये हम लोगों की आशा है सरकार से कि सम्माननीय निर्विरोध जो निर्वाचित हुए हैं सरपंच, महिला सरपंच हैं, उनका प्रदेश सरकार सहयोग करे, राशि आवंटन कराए, जिससे विकास कार्य और भी तेज़ी से हो सके। गांव में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी रहते हैं, किस तरह की परेशानी आती है? चूँकि शहर से काफ़ी दूर है, मुख्य रोड से काफ़ी अंदर है ये गांव। हमको स्कूल की बहुत कमी है और क्या कहते हैं डॉक्टरों की कमी। हम लोग जबलपुर भगते, बरगी लेकर भगते, यहाँ पे कोई डॉक्टर लोग नहीं आते हैं और पानी की अधिक समस्या बहुत ज़्यादा बैठती है। और हमने सोचे कि सरकार का बहुत खर्च होता है, पूरी जनता बैठकर निर्विरोध सरपंच और पंच बनाए हैं। सर्वासी स्वास्थ्य से मेरा कहने का मतलब ये है कि गौ माता भी प्यासी मर रही है, उसके लिए तो पहले तालाब का और स्कूल का और डॉक्टर का यहाँ जरूरी होना चाहिए। बच्चे भी हैं गांव में और कई बार जो है देखने में आता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनको लेकर के किस तरह की परेशानी होती है? इसमें बहुत सी परेशानी होती हैं। स्वास्थ्य केंद्र कम से कम इधर से 15 किलोमीटर बरगी जाना पड़ता है, जबलपुर जाना पड़ता है। तो इसके नाने हमें स्वास्थ्य केंद्र और हमारे बीच में डैम नाला भी है, तो उसके लिए हमें हाई स्कूल की ज़्यादा आवश्यकता है। गांव में चूंकि सरकार के द्वारा तमाम शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है, चूंकि ये आदिवासी अंचल है, तो यहाँ किस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या क्या उसमें दिक्कत आ रही है, हम जानेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है शासन की योजनाओं का लाभ लेने में। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षा में भी है, सुधार कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो भी है बच्चे भी ऐसे ही लावारिस थोड़ा घूमते रहते हैं, सर लोग भी जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ने में, मतलब शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चे लावारिस घूम रहे हैं। यहाँ कोई पढ़ा लिखा है, 2-3 लोग हैं, वो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि घर में चलो। टीचर आते हैं मगर थोड़ा सा उनमें ढील है। शासन की योजनाएं, PM आवास है, पानी की नल जल योजना, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे। यहाँ ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है विनम्र कि यहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है, यहाँ ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। यहाँ नहर का वो पानी के लिए कार्य के लिए निवेदन है कि वो यहाँ दें। तमाम वो समस्याएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में क्या आपको कमी नज़र आती है? जैसे तो पानी की है, जैसे गाड़ी जैसे स्कूल की बोली, तो इसमें क्या है, जैसे पानी बरसात होती है तो पुल छोटा है हमारे यहाँ, तो यहाँ पुल व्यवस्था है, बड़ा पुल बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और चल के जिस शिक्षा में यही दिक्कतें हैं, या बरसात होगी तो फिर प्राइवेट स्कूलों में भी नाम लिखवाते हैं, गाड़ी नहीं आती बरसातों में,
तो ये प्रॉब्लम जाती पढ़ाई लिखाई सब में। यहाँ पे क्या है, गरीब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ के भी हाई स्कूल चाहिए, यहाँ पे 8वीं क्लास पास हुई बच्ची, बहुत आगे जाना पड़ता है। नदी आ गई तो पुल भी छोटा है, तो यहाँ पर नक नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमी है यहाँ पर। पीएम आवास, नल जल योजना, पीने के पानी की, जैसे कि पानी की समस्या है तो पीने का पानी मिलता है। पीएम आवास कितने लोगों को मिलेगा? पीएम आवास कितने हैं राजू? 350 सभी को मिल गए और बाकी है अभी बाकी है। हाँ, और ये राशन पर्ची वगैरह है, ये बहुत से लोग रहे हैं अभी। शासन ने स्वास्थ्य के लिए संबल योजना चलाई, आयुष्मान कार्ड योजना चलाई कि लोगों को इलाज मिल सके। क्या स्थिति है उसकी आयुष्मान योजना की? आयुष्मान योजना के तहत 1-2 लोगों का हुआ है इलाज यहाँ पर, और संबल योजना की स्थिति ये है कि बजट ना होने के कारण हमारे 10-12 केस ऐसे थे जो जबलपुर जनपद में पेंडिंग थे, लेकिन अभी अगले महीने राशि का आवंटन हो गया है। जिन लोगों का रुका है 2-2 लाख रुपए उनका पेमेंट आना चालू हो गया है। एक श्यामलाल जी हैं जिनका केस लगभग मेरे को लगता है पैसा 2 लाख रुपए आ चुका है यहाँ पर। तो हमारे साथ में नव निर्वाचित या जिन्हें कहा जाए कि जिन्हें सरपंच चुन लिया गया है वो भी हमारे साथ हैं। गेंदाबाई पटेल इनका नाम है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब गांव के विकास के लिए आप प्रयास करेंगे। जनता की कैसे काम करेंगे? सब एकजुट होकर, मतलब हम सब एकजुट होकर एकत्रित करके तीनों गांव की जनता ने हमें सरपंच बनाया, इनको मिलके विकास करेंगे। तो मिलकर विकास कार्य करेंगे। और गांव के लोगों ने, तकरीबन 1700 की आबादी वाला यह गांव है जहां पर लोगों ने गेंदाबाई पटेल को सरपंच चुना है। उनके साथ ही लगभग 15 पंच भी चुने गए हैं और अब सभी मिलकर इस आने वाले 5 सालों में गांव का विकास करेंगे। गांव में मुख्य रूप से शिक्षा और पानी, इन 2 चीज़ों की समस्या है। इन दोनों की कमी के कारण लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। उम्मीद है कि ग्राम पंचायत और गांव के सरपंच अपने इस गांव के विकास में सफल होंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस बार बैतूल जिले में भारी घमासान दिखेगा। 554 ग्राम पंचायतों वाले बैतूल जिले की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों से ही संचालित होती है। इसलिए भी यहां ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल करना राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस बार पंचायत चुनाव में क्या मुद्दे हैं, राजनीतिक दलों की कैसी तैयारी है और कैसा है इस बार वोटरों का मिजाज, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बैतूल जिले का लगभग आधा से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। जिले में 10 नगरीय निकाय हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 554 है। यानी चुनाव कोई भी हो, लेकिन निर्णायक भूमिका ग्रामीण वोटर ही तय करते हैं। इस बार होने जा रहे पंचायत चुनाव में 9,58,123 वोटर शामिल होंगे, जिनमें 4,89,536 पुरुष और 4,68,578 महिला मतदाता हैं। 9,593 पंच, 554 सरपंच, 216 जनपद सदस्य और 23 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिले में सबसे अधिक 1,29,662 मतदाता बैतूल जनपद क्षेत्र में आते हैं, तो वहीं सबसे कम 72,540 मतदाता आठनेर जनपद क्षेत्र में हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव करवाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि चुनाव मैदान में कितने खिलाड़ी उतर रहे हैं। ऐसे भी सैकड़ों पूर्व सरपंच हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर अनियमितता के आरोप में जांच चल रही है या उन्हें पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो पंचायती राज अधिनियम है उसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 40 और सेक्शन 92 के, उनके तहत जब किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें इनबिल्ट इनएलिजिबिलिटी का प्रावधान है। और अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है या ऐसा पूर्व सरपंच या पूर्व पदाधिकारी है जिसके खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत कभी वसूली की कार्यवाही या
पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई है, तो उन धाराओं के अंतर्गत जिसकी निर्भरता बनेगी उनको कंटेस्ट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। जिले में सर्वाधिक मतदाता जनजातीय क्षेत्रों में हैं। इसके बाद नंबर आता है ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का। नई आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों को टिकट वितरण से लेकर चुनावी गणित बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बीजेपी गांव से लेकर जनपद तक अपने नेताओं का पहरा लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत पहले से सक्रिय है और पूरे हमारे 1457 गांवों में बूथ तक के हमने अपनी समितियां बनाई हैं और वो बूथ समितियां मिलकर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य ये सब तय करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक जनपद पर समन्वय एवं चयन समिति बनाई है, जिसमें हमारे उस क्षेत्र के, जनपद क्षेत्र के, मंडल क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व विधायकों को ऐसा हमने रखकर एक समन्वय समिति बनाई है। कांग्रेस भी जिताऊ चेहरा तलाश रही है, जिससे पंचायत चुनाव में उनकी राह आसान हो सके। देखिए, हमने तो सीधा वो है कि जो गांव के लोग बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलेंगे, उस हिसाब से हम टिकट देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी पार्टी से हर जगह एक एक उम्मीदवार पूरी 23 जिला पंचायत सीट पे लड़े और गांव में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को मौका दें जो कई वर्षों से सक्रिय हैं और कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिसको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जिसकी पैठ है। बैतूल जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में ही होंगे। तीनों चरणों में मतदाताओं की संख्या 3 लाख से अधिक है। आगामी दिनों में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। ऐसे में हर मतदाता तक पहुंच बनाना राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ऋषु नायडू, बैतूल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धार में भी चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जहां जमकर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं दोनों के ही असंतुष्ट नेता पार्टियों के गणित को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। समझिए इस पंचायत के दंगल में। धार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रशासन जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में जुटा है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने दमदार उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतार रहे हैं। लेकिन इस दरमियान आमने सामने टक्कर वाली बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता चुनावी समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इन नेताओं ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे रहने का दम भर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी से नाराज चंद्र सिंह राजपुरोहित का कहना है कि सालों से पार्टी का झंडा उठाकर ईमानदारी से जी जान लगाते आए हैं, लेकिन टिकट की बारी आती है तो कोई पूछता तक नहीं। बता दें कि अकेले नहीं हैं, इन्होंने 100 लोगों का कुनबा भी इकट्ठा कर लिया है और लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। मेरी पत्नी को फार्म भरा रहा हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 3, जनपद, जिला जनपद। कौन सी पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी, बागी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कारण संगठन ने हमारी, जब से हमने पार्टी में 25 साल से हम पार्टी का काम बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपना तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी पार्टी और पार्टी के लोगों ने हमको उपेक्षित कर रखा है। टिकट देना तो दूर की बात, टिकट के बारे में हमसे पूछा भी नहीं कि क्या आप चुनाव लड़ोगे। पिछली बार मैं जनपद सदस्य रहा, पत्नी जनपद सदस्य रही बदनौर। हमने पैसे देने के बाद भी हमने पार्टी को ही वोट दिया, लोभ प्रलोभ सब आए, फिर भी हमने पार्टी को वोट किया। उसके बाद भी जनपद में और जिला पंचायत में हमसे पूछा ही नहीं गया कि आपको टिकट चाहिए या किसको देना है, आप दावेदार हो या नहीं हो। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया, भारतीय जनता पार्टी बागी ग्रुप। पार्टी के लोग हमारी सुन ही नहीं रहे। पार्टी मतलब किसी के उम्मीदवारी तय कर नहीं रही है, इसलिए बागी ग्रुप बन के हम काम करना चाहते हैं। बरसों से इसमें काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ निकल गई, हमारी अभी की स्थिति में कोई संगठन सुनने वाला है। वहीं कांग्रेस का भी हाल कुछ इतर नहीं है। कुछ नेता पार्टी से खफा हैं। अरुण यादव के समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र बुंदेला ने भी निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी नाराजगी जता दी है और दावेदारी ठोक दी है। क्या कह रहे हैं राजेंद्र बुंदेला, सुनिए। 40 साल से
पार्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जिस पार्टी में मैं था उसने मुझे आज तक ना तो किसी प्रकार का पदाधिकारी बनाना, ना किसी प्रकार का चुनाव लड़ाया, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी में थे आप? अब जो भी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं बिहार में। मैं सुभाष यादव जी का नज़दीकी रहा हूँ, तो सुभाष यादव जी क्या थे? कांग्रेस के। और मुझे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हुआ उस पर इसलिए विश्वास नहीं है कि आप पूरे 5 साल मेहनत करो और वहाँ बाद में क्या होता है कि जो पैसे लेके गया, अटैची लेके गया, उनको टिकट मिल जाता है और बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता है वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पार्टियों में सिर्फ फुटबॉल जारी है। इन सबके बीच बागी नेताओं के तीखे तेवर पार्टियों को झटका दे सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बागी नेता हट छोड़कर घर वापसी करते हैं या चुनावी दंगल में अपने अपने आकाओं के आगे डटे रहकर कड़ी टक्कर देते हैं। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। तो फिलहाल पंचायत के दंगल में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सीएम शिवराज की मॉर्निंग क्लास। अलीराजपुर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। स्कूल चले अभियान को लेकर डीईओ को लगाई फटकार। इंदौर में निकाय